गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम देखेंगे एक बुक को अध्ययन करेंगे जो कि जनरल स्टडी का बुक होगा और जो रेलवे द्वारा जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आई थी प्रत्येक शिफ्ट वाइज करके हम देखेंगे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 1 के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 का पहला ये सेट है, फिर हम सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, फिर अगले दिन के शिफ्ट को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शाम में 8 बजे ज़रूर मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों के सिलसिला को। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कुछ इसके बारे में जो और जानकारी होती है कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है या फिर अवोगाद्रो संख्या इसे ही कहा जाता है। तो एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है जो होती है वो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। क्या होते हैं, 10 के पावर 23 अणु होते हैं। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो आपको जल्दी से आंसर बताने हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का आप समय लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पिनाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भरपूर एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि आप एनालिसिस के साथ करें। हम थोड़ा बहुत एनालिसिस इसका कर रहे हैं। ठीक है बात। चलो यहाँ से एक और क्वेश्चन देता है ब्रह्मोस के बारे में कि ब्रह्मोस जो है वो किस देश की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखेंगे ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारत और रसिया की ये संयुक्त परियोजना है जिसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उबंटू क्या है, उबंटू क्या है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें दी गई, जो भी ऑप्शन दी गई है वो कंप्यूटर से रिलेटेड दी गई है। यानी एक बात ये तो कंफर्म हो गई कि ये उबंटू जो है वो कंप्यूटर से अपना संबंध रखता है। और उबंटू क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ध्यान रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। देखिए URL जो है उसके 3 पद होते हैं। पहला क्या होता है, जो पहला होता है वो प्रोटोकॉल होता है, जो दूसरा होता है वो आपको डोमेन होता है और तीसरा जो होता है वो आपको पाथ होता है। हमने क्या बोला, जो पहला होता है वो प्रोटोकॉल होता है, जो दूसरा हुआ सेकंड नंबर पे जो आता है वो डोमेन आता है और तीसरा नंबर पे आता है जो कि पाथ आता है। जैसे यहाँ से कुछ और फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देता है कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर क्वेश्चन दे देगा कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DBMS का फुल फॉर्म जो होता है वो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि CPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPS का फुल फॉर्म जो होता है वो कैरेक्टर पर सेकंड होता है। क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो ध्यान रखेंगे काई जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। काई जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है, क्योंकि काई जो है वो कवक और शैवाल के साथ बनाता है। किसका संबंध, कवक और शैवाल के साथ अपना संबंध बनाता है। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार का सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये वायु प्रदूषण का सूचक भी है। यानी जहाँ पे प्रदूषित वायु रहेगी वहाँ पे काई आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम शैवाल के बारे में, क्योंकि हमने बोला कि कवक और शैवाल के साथ संबंध दर्शाता है सहजीवी का। तो जो आपको शैवाल होते हैं वो क्या कहते हैं, तो जो नदी तालाब में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं, जो नदी और तालाब में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं उसी को शैवाल कहा जाता है। ठीक है, शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो याद रखेंगे फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। बट अगर कवक का अध्ययन पूछ देगा तो कवक का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगर थोड़ा सा हम बात करें शैवाल के बारे में, तो शैवाल जो है वो एक प्रकार का स्वपोषी है। कह सकते हैं कि शैवाल कैसा है, तो शैवाल जो है एक प्रकार का स्वपोषी है। यानी अपना भोजन जो खुद बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो किसी और पे निर्भर रहते हैं वो एक प्रकार के परपोषी हो जाते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें थोड़ा सा कवक के बारे में, तो कवक कैसा अपघटक है, तो कवक जो है आपका परजीवी अपघटक है।
परजीवी एवं अपघटक है। ये एक प्रकार का परजीवी भी है और साथ ही साथ याद रखेंगे एक प्रकार का अपघटक भी है। तो ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार मेंशन कीजिए कि आप चलो यहाँ इसका भरपूर डिस्कशन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है यानी वायरस द्वारा होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है यानी वायरस के द्वारा होता है। अगर हम बात कर ले कि ये किस वायरस द्वारा होता है तो याद रखेंगे वेरिसोला जोस्टर वायरस द्वारा। किसके द्वारा, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा, वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन दे देगा टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा, चूँकि ऑप्शन नंबर ए में टाइफाइड है। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जो होता है वो आपको जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है, ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए कि किस जीवाणु से टाइफाइड होता है, तो ध्यान रखेंगे साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो होता है वो आपको टाइफाइड होता है। ठीक है बात। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी, उसी को तपेदिक भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और टीबी किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे होता है टीबी जो होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी जो होता है वो किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, उसी से आपको टीबी होता है। जिससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो जिससे प्रभावित अंग आपको होता है फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले हम कलरा के बारे में कि कलरा किससे होता है। कलरा जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। कलरा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है कलरा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, मेंस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। याद रखेंगे, पैटर्न पर सेट होकर करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर बात कर ले कि सिक टेस्ट किससे संबंधित है, तो जो सिक टेस्ट संबंधित है वो आपको डिप्थीरिया से संबंधित है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सिक टेस्ट किया जाता है। बात कर ले टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए आपको विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखेंगे विडाल टेस्ट किया जाता है। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो सबसे पहले जान लीजिए क्यों नहीं जा सकती। क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो कह सकते हैं कि ये क्या कि निर्वात में ये नवगमन नहीं कर सकती है। ठीक है बात। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जान लीजिए कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम बढ़ा देते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं तो याद रखेंगे 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग बढ़ जाता है। किसका, तो ध्वनि का वेग जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि जो है एक गमन नहीं कर सकती है। याद रखेंगे ये एक प्रकार का ये अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर है बात। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर जो संबंधित है वो रेशम की खेती के लिए जाना जाता है। रेशम की खेती के लिए बात कर ले थोड़ा सा रेशम के बारे में। तो रेशम है क्या वास्तव में, तो रेशम जो है वो वास्तव में प्रोटीन है। रेशम क्या है, तो वास्तव में ये प्रोटीन है जो कि शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े द्वारा पाला जाता है। जो कि शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़ों द्वारा पाला जाता है। और याद रखेंगे ये कोकून से प्राप्त होता है। धागे जो होते हैं वो कोकून से प्राप्त होते हैं। और जो ये कीड़े हो गए वो प्यूपा अवस्था में कोकून का निर्माण करता है। किस अवस्था में, प्यूपा अवस्था में जो है वो कोकून का निर्माण करता है। ठीक है। अगर हम बात कर ले कि मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है थोड़ा सा, तो मृदा का अध्ययन जो किया जाता है वो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। मछली पालन किस में किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन कर लेंगे। ठीक है। और निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में, चलो हम भी बता दिए, इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। ये बातें याद रखेंगे। लेकिन अगर बात कर लें कि केचुआ का अध्ययन किस में किया जाता है, तो केचुआ का अध्ययन याद कर लेंगे वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बात। अगर बात करें थोड़ा सा कि अंगूर का पालन किस में किया जाता है या अंगूर की खेती किस में किया जाता है, तो अंगूर जो है वो वीटी कल्चर से संबंधित है। किस कल्चर से, तो याद रखेंगे वीटी कल्चर से आपकी अंगूर आपकी संबंधित हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सर क्या दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। जल्दबाजी में गलती ना करें, याद रहे आप मेंस देने जा रहे हैं। ठीक है बात, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान जो होता है कभी चेंज नहीं होती है।
आप कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान आपकी चेंज नहीं होती है, एक कांस्टेंट रहती है। ठीक है बात। स्थान जब परिवर्तन कीजिएगा तो आपका वेट बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपकी भार बदल जाएगी, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है बात। तो कह सकते हैं कि जब 60 किलोग्राम था तो कहीं भी जाएंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो 60 किलो ही होगा। अगर भार रहता तो ये 1/6 कर लेते, क्या कर लेते, 1/6 कर लेते, जो कि चंद्रमा के होता है। ठीक है बात। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो याद रखेंगे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को उसको मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 भाग होते हैं, याद रखेंगे ये बात भी। पहला जो होता है वो ALU होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, LU होता है, यानी लॉजिक यूनिट होता है। एक जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक जो होता है लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलता है बार बार कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अभी क्वेश्चन दिया गया था कि मॉनिटर, जरा सा कमेंट में बताइएगा कि मॉनिटर जो है एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या करता है, मेरे को प्रदान करता है, सूचना देता है मेरे को। तो जो आउटपुट देता है, यानी कह सकते हैं कि मॉनिटर कैसा डिवाइस है, तो कह सकते हैं कि ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के सदस्यों का साथ नहीं है। यानी सबसे पहले जानना होगा कि 7 सिस्टर में आते कौन कौन है। तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं वो 7 सिस्टर कहलाते हैं। पहला जो है वो अरुणाचल प्रदेश कहलाता है, दूसरा जो है उसमें असम भी आता है, उसके बाद मणिपुर और मेघालय साथ में आता है और साथ ही साथ M भी आता है। ठीक है, याद रखेंगे MMM नाता मैंने आपको ट्रिक बताया था, MMM नाता हमने आपको ट्रिक बताया था, MMM नाता हमने आपको ट्रिक बताया था। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय हो गया। N से क्या हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा। A से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। T से क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा और A से आप असम भी कर सकते हैं। तो MMM नाता आप याद रखेंगे, मणिपुर, मेघालय और क्या हो जाएगा मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और याद रखेंगे एक असम आता है। तो कह सकते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें सिक्किम का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं पे एस का प्रयोग नहीं किया गया, तो सिक्किम इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं हम सिक्किम के ऊपर में फोकस करते हैं। सिक्किम को जो कहा जाता है वो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखेंगे ये पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। ठीक है बात। भारत में सबसे बड़ी जो इलायची होती है, जो बड़ी इलायची है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे ये सिक्किम में ही सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम को 1-2 और नाम से जाना जाता है, जैसे कि कह सकते हैं कि फलउदान का शहर। फलउदान का शहर किसे कहा जाता है, तो फलउदान का शहर जो कहा जाता है वो सिक्किम को कहा जाता है, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिक्किम का गठन कैसे होता है। तो सिक्किम का जो गठन होता है इसके लिए संविधान संशोधन होती है, जो कि 36वां संविधान संशोधन थी। कौन सी थी, तो 36 नंबर की संविधान संशोधन थी। और ये कब होता है, तो वर्ष 1975 में होता है। कह सकते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो सिक्किम बना था वो भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था इसे। क्लियर है बात, सब कुछ बिल्कुल तरीके से स्पष्ट होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ याद रखेंगे सिख धर्म से संबंधित है। और खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कह सकते हैं कि श्री गुरु गोविंद जी के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था, जो कि वैसाखी का दिन था। और ईस्वी कौन सा था, तो याद रखेंगे 1699 वो ईस्वी था। कौन सा था, 1699 और वैसाखी का दिन था। सिख के ये जो थे वो अंतिम गुरु थे, यानी कह सकते हैं कि 10वें गुरु जो थे वो अंतिम गुरु थे। और अंतिम गुरु कौन थे, तो कह सकते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका जन्म कब होता है। तो इनका जो जन्म होता है वर्ष 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और याद रखेंगे कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे बिहार की राजधानी पटना में होती है। बिहार की राजधानी पटना में होती है। ठीक क्लियर है। लेकिन हमने सिख के संप्रदाय के बारे में इतना चर्चा कर लिया, सिख संप्रदाय का स्थापना नहीं बात की है। तो सिख संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था सिख संप्रदाय का स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है बात। ये जो थे सिख के प्रथम गुरु थे, इसके बाद चलने लगा गुरु। अब अगला जो क्वेश्चन देता है, जब सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो गुरुमुखी लिपि देता है। क्या देता है, गुरुमुखी लिपि देता है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था, गुरु अंगद देव के द्वारा, जो कि सिखों के ये 5वें गुरु थे। अंगद देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। ये बातें आप कह सकते हैं। इन्होंने एक आदि ग्रंथ की रचना भी की थी, जो कि सिख के धर्म का ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है, आदि ग्रंथ को। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है।
सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सबरीमाला मंदिर जो है वो आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इस मंदिर को पूछने का मेन तात्पर्य क्या था? तो याद रखेंगे ये जो सबरीमाला मंदिर था वो भगवान अयप्पा के लिए संबंधित था। किसके से संबंधित था? तो भगवान अयप्पा के लिए संबंधित था, जो कि केरल राज्य में था। और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसमें पहले महिलाओं का प्रतिबंध था, महिलाओं का प्रवेश जो था वो प्रतिबंध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे प्रतिबंध को हटा दिया गया। तब से ये मंदिर सबरीमाला मंदिर जो है वो चर्चा में रह गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सूर्य मंदिर के बारे में कि सूर्य मंदिर सबसे पहले बात करते हैं कि है कहाँ पे। तो जो सूर्य मंदिर है वो आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? सब लोगों को तो पता ही होगा कि भुवनेश्वर है। क्लियर है बात? अब यूनेस्को द्वारा ये सूर्य मंदिर को कब विरासत स्थल में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन देता है। तो याद रखेंगे 1984 में, यानी 1984 को ये विश्व विरासत स्थल में सूर्य मंदिर को यहाँ पे शामिल किया गया, कह सकते हैं कि यूनेस्को में। ठीक है बात। अब थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन देता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो याद रखेंगे जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आपको माउंट एवरेस्ट पर्वत पर है। कहाँ पे पड़ता है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत पर पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन देता है विष्णुपद मंदिर, ये सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे? विष्णुपद मंदिर जो है वो आपको गया में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? गया में पड़ते हैं। गया कहाँ पे है? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है बात। अब अगला जो देता है अंकोरवाट मंदिर देता है। अंकोरवाट मंदिर देता है। तो अंकोरवाट मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, ऐसे आप याद रखेंगे कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। कहाँ पे? कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सीकरी में है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो आपको कह सकते हैं कि ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट और याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा, ये सभी कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। जो कि कह सकते हैं कि ये देखो कौन कौन सा पड़ता है? अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफ्दरगंज का मकबरा, जमा मस्जिद, ये सभी कहाँ पे हैं? तो याद कर लीजिएगा ये सभी दिल्ली में, जो कि अलग अलग शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। आइए कुछ और बात कर लेते हैं बुलंद दरवाज़ा के ऊपर में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कैसे कराया गया था? तो देखिए जो अकबर ने गुजरात का विजय किया था। अकबर ने जब गुजरात का विजय किया था उसी समय बुलंद दरवाज़ा का निर्माण उसी के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और याद रखिएगा गुजरात विजय पर ही सबसे पहले अकबर द्वारा समुद्र देखा था। अकबर ने समुद्र कब देखा था? तो गुजरात में ही सबसे पहले उसने समुद्र देखा था। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अकबर का मकबरा भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो आप यहाँ साइड में कॉर्नर बटन पे आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि दांडी आपको गुजरात में पड़ता है, लेकिन गुजरात के याद रखिएगा ये नवसारी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवसारी जिला में पड़ता है। क्लियर है बात? याद रखेंगे जो ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और ये यात्रा जो है वो टोटल 24 दिन तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। याद रखेंगे। और 5 अप्रैल के दिन गांधी जी ने दांडी पहुंचा था। 5 अप्रैल के दिन गांधी जी जो थे, जो कि 12 मार्च को चल दिए थे, 24 दिनों पे ऐड कर लीजिएगा। रीजनिंग पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो याद रखेंगे 24 दिनों के बाद यहाँ से 5 अप्रैल को गांधी जी पहुँचे थे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। याद रखेंगे। इनकी जो तुलना है गांधी जी के जो दांडी यात्रा है, सुभाष चंद्र बोस ने एक तुलना किया था। किसके द्वारा तुलना किया था? तो नेपोलियन की जो पेरिस से एल्बा यात्रा थी, नेपोलियन की जो पेरिस से एल्बा यात्रा थी या एल्बा से पेरिस की यात्रा थी। जनरली तौर पे एल्बा से पेरिस जो नेपोलियन था वो पहुंचा था। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हीं के साथ कंपेरिजन किया है। महात्मा गांधी के जो ये क्या बोलते हैं जो दांडी यात्रा थी उसको, सॉरी थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, डो नॉट वरी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि इनकलाब जिंदाबाद, या फिर दे देगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो, किसके द्वारा किया गया था स्टेटमेंट है, तो भगत सिंह की ये स्टेटमेंट है कि साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कह सकते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस जी का कहानी है। किनकी कहानी है भैया, स्टेटमेंट किसका है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये सारे क्वेश्चन दे देगा, तो कह सकते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। पूर्ण स्वराज या आराम हराम है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, मेन पॉइंट को जरूर एक जगह नोट करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे देगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। कह सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। वो कौन कौन से बैंक थे, तो याद रखेंगे विजया बैंक और देना बैंक जो दोनों थे, इनको विलय कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि विजया बैंक देना बैंक को किस में वो कन्वर्ट कर दिया गया, तो कह सकते हैं कि बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपको शिमला में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है, शिमला में पड़ जाता है। कुछ अनुसंधान संस्थान है जिसे मुझे देखना जरूरी है। जैसे लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। रांची में क्या है, तो कह सकते हैं कि रांची में जो है इंडियन लाख है। क्या है, इंडियन लाख कहाँ पे है, तो इंडियन लाख अनुसंधान संस्थान, इंडियन लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि रांची में है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है, तो च से चमड़ा, च से याद रखेंगे चेन्नई, याद रखेंगे चमड़ा जो है वो आपको चेन्नई में पड़ेगा। अगर अगला क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपको देहरादून में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, तो देहरादून में, याद रखेंगे ये बातें याद रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि भारतीय मौसम कहाँ पे है, तो भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपको पुणे में पड़ जाता है। कहाँ पे पड़ जाता है, पुणे में पड़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो है वो भारत है, दूसरा जो है वो आपको थाईलैंड है, तीसरा जो है आपको म्यांमार है, चौथा जो है आपको नेपाल है, उसके बाद आपको बांग्लादेश पड़ेगा, श्रीलंका पड़ेगा और भूटान पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि मालदीव जो है उसका सदस्य देश नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक आप याद रखेंगे, बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश है, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। ये सारे देश जो है वो किस में है, तो बिम्स्टेक के ये सदस्य हैं। लेकिन ये क्या है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक थे वो आत्मारंग पांडुरंग जी थे। आत्मारंग पांडुरंग जी थे, ठीक है। पूरी चर्चा को समझते हैं। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वर्ष 1867 के दिन है। कब के दिन है, वर्ष 1867 के दिन है, ठीक है बात। 1867 में केशव चंद्र सेन की सहायता से एमजी रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर बात करें कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर बात कर ले कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना। अगर हम बात कर लें कि रामकृष्ण मिशन क्या स्थापना किसने के द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही किया गया था। ये बातें हमने अभी बता दिया है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन देगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने तो किया था, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो याद रखेंगे ट्रिपल M मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना। बाकी आपसे क्वेश्चन दिया गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो कह सकते हैं कि आत्मारंग पांडुरंग इनके संस्थापक थे। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका से के कौन से 2 देश स्थलरूढ़ हैं। कौन से 2 देश स्थलरूढ़ हैं, तो पैराग्वे और बोल्विया कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। पैराग्वे और बोल्विया जो है वो दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलरूढ़ देश हैं। क्लियर है बात। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि का तटरेखा सबसे लंबा है। तो किसका लंबा है भैया, तो गुजरात राज्य का सबसे लंबा है। लेकिन आपसे छोटा अगर पूछ देगा कि सबसे भारत में छोटा तटरेखा वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे गोवा है। गोवा का तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा छोटा है और प्रति व्यक्ति आय में सबसे ये ज़्यादा है, याद रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्रायद्वीपीय लगा देगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की है। किसकी है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की प्रायद्वीपीय भारत की ये है जो कि तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है बात। अगर क्वेश्चन देगा कि भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 15,106.7 याद रखेंगे, 15,106.7 याद रखेंगे। क्लियर बात। लेकिन यहाँ पे अगर मुख्य लगा देगा तो मुख्य कितना हो जाता है, तो याद रखेंगे मुख्य जो है वो आपको 6100 हो जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। जबकि द्वीप सहित कुल तटीय भाग कितनी हो जाती है, तो याद रखेंगे 7516.6 हो जाएगी। द्वीप सहित कुल भाग की लंबाई हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। तो श्रीनगर को लेह के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखेंगे जोजिला दर्रा जोड़ता है, वो जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक ए है, वो लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ती हुई जम्मू कश्मीर के घाटी को जोड़ती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A है, लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये सिक्किम है। सिक्किम को और दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, तो सिक्किम को और दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है। अगर बड़ा लच्छा दर्रा पूछ दे तो बड़ा लच्छा कहाँ पे है, आपको हिमाचल प्रदेश में है। और ये याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। और लौह क्षेत्र के जो लौह क्षेत्र का कहने का मतलब लद्दाख के क्षेत्र को जोड़ता है। अगर हम बात कर ले, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि जलेपला द्वारा दर्रा जो है वो कहाँ पे है, जरूर कमेंट कीजिएगा सभी लोग। अब थोड़ा सा इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बनिहाल दर्रा के ऊपर कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है। तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और ये याद रखिएगा जम्मू से श्रीनगर के मार्ग को जोड़ता है। और जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। अगर बात कर ले तुजू दर्रा के ऊपर, तो तुजू दर्रा जो है वो आपको मणिपुर राज्य में पड़ता है, याद रखेंगे इस बात को। अगर सिपकिला दर्रा के बारे में बात कर ले, तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये शिमला में है और शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। ये बातें ध्यान रखेंगे। आप जलेपला दर्रा कहाँ पे है, जलेपला दर्रा कहाँ पे है, तो याद यहाँ पे कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। चलो बता ही देते हैं, जलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। ये बातें याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की सूची में निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल है। कौन सी कंपनी शामिल है, तो याद रखिएगा महारत्न में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, पहले याद रखिएगा। पहला जो है NTPC, दूसरा जो है ONGC। चलो टोटल पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। ठीक ना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम सबका नाम काट रहे हैं। ठीक है बात। अब यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड ये एक प्रकार की महारत्न कंपनियाँ नहीं है। इसका जो स्थापना है वो 1975 में होता है, याद रखेंगे 1975 में होता है। कब होता है, तो 1975 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो कह सकते हैं कि हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। ठीक है बात। बाकी जो भारत पर्यटन निगम विकास निगम है, कोचीन शिपयार्ड है, ये सारे कौन सी शामिल है, तो याद रखेंगे ये कोल इंडिया शामिल है, बाकी सारे कोई शामिल इसमें नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी स्पीड ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। दो क्वेश्चन बन गया कि भारत के पहले तो किन दो शहर के बीच चली गई थी, और जो पहली जो हाई स्पीड ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस याद रखिएगा। ठीक है, जो कि नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चली थी। नई दिल्ली और वाराणसी ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस तारीख को चली गई थी, तो याद रखिएगा 15 फरवरी 2019 को ये चली थी सबसे पहले, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। याद रखिएगा ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का अन्य नाम क्या है, तो ट्रेन 18 भी इसे कह सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो किस राज्य की है भैया पटचित्र शैली, तो याद रखेंगे ये उड़ीसा के है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है बात। आप वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो में ये त्रुटि है या फिर वीडियो अच्छी है। एक बार जरूर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है,
और आउट ऑफ फुल क्वेश्चन जितने हम कराएंगे, टोटल 33 क्वेश्चन होंगे, इसमें कितने आपके सही हुए हैं ये बात भी सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है बात। आते हैं कुछ और मुख्य जो धाराएं हैं यहाँ पे आपको जो जाननी चाहिए उस पर आते हैं। जैसे अगर बात करें कि महाराष्ट्र का प्रमुख कला क्या है, तो महाराष्ट्र का जो प्रमुख कला है वो क्या है आपका, रंगोली है। राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का जो है वो मांडना है। क्या है राजस्थान का, याद रखेंगे, मांडना है। अगर उत्तर प्रदेश का बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो है वो चौकपूर्णा है। उत्तर प्रदेश का क्या है, तो चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर बिहार की बात कर दे तो बिहार का बात क्या हो जाता है, तो मधुबनी पेंटिंग, याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। ठीक है बात। चलो यहाँ से क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ दे तो आंध्र प्रदेश का क्या है यहाँ की लोक कला, तो याद रखेंगे बुर्रा कथा जो है यहाँ का लोक कला है। ये बातें याद रखेंगे, बुर्रा कथा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आइए अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी वो याद रखेंगे ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में, चूंकि ये निर्विरोध भी चुने गए थे। एक बार चुनाव हुआ था तो हार गए थे और सेकेंड टाइम में ये निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, जो कि लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बने थे। लेकिन अगर बात कर ले हम मोरारजी देसाई के बारे में, तो इनका नाम जरूर नहीं भूलना चाहिए कि जो मोरारजी देसाई थे सबसे अधिक उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो याद रखेंगे राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलो थोड़ा सा राधा कृष्णन जी के बारे में बात कर लेते भैया कि राधा कृष्णन जी क्या थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल खत्म होता है, दूसरा कार्यकाल खत्म होता है, राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाते हैं। ठीक है बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा द हेग में है। और द हेग कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे नीदरलैंड में आपको द हेग मिलता है। कहाँ पे पड़ता है, द हेग जो है वो नीदरलैंड में पड़ता है। अब थोड़ा सा बात कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, न्यायाधीश की जो संख्या होती है वो 15 होती है। और प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो 9 वर्षों के लिए की जाती है। कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए किया जाता है। इसका जो आधिकारिक भाषा है, जो सरकारी लैंग्वेज है, वो कौन कौन सा याद रखेंगे, तो पहला फ्रेंच है और दूसरा जो है वो इंग्लिश, इसे याद रखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है, तो आपको फ्रांस में पड़ता है। ठीक है बात। अगर विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक ये सबका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये आपको वाशिंगटन में मिलेगा। बाकी अगर क्वेश्चन दे देगा कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। और लास्ट ये जान लीजिए कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे आपको जिनेवा में पड़ता है। ठीक है बात। याद रखेंगे मेंस में आप टोटल 50 नंबर के पेपर देने जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा मेहनत करके जाइएगा 50 नंबर में उतना अधिक लाइएगा और उतना ही सेफ स्कोर में रहिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है, तो कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेकिन इसका विस्तार कहाँ तक है, तो मंगोलिया और चीन में भी विस्तार है। अगर हम बात करें कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में पड़ती है, याद रखेंगे। पर्टिकुलर रूप से बोत्सवाना आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ देता है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, तो तकला मकान मरुस्थल जो है वो आपको पड़ता है चीन में पड़ता है। ये बातें याद रखेंगे, चीन में पड़ता है, चीन के सिकियांग में पड़ता है पर्टिकुलर रूप से। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो याद रखिएगा उत्तरी चिली में है। कहाँ पे है, तो नॉर्थ चिली में है, नॉर्थ चिली में ही। ये बातें भाई आप ध्यान रखेंगे। सहारा की बात कर ले तो सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल भी है सहारा। याद रखेंगे सहारा कहाँ पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल भी है सहारा।
अगला क्वेश्चन दिया गया राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो याद रखेंगे कलहन महोदय है राज तरंगिणी के लेखक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कालिदास के द्वारा क्या क्या कृति लिखी गई है। तो कालिदास के द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई है, पहला जो था वो कुमार संभवम था कालिदास, रघुवंशम था, रघुवंशम कालिदास के द्वारा ही, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा, तो याद रखेंगे कालिदास के द्वारा ही, या फिर मेघदूतम ये सारे किसके रचना थे, तो कह सकते हैं कि कालिदास की ये रचना थे। लेकिन अगर बात कर ले कि गीत गोविंद पहला जो था वो गीत गोविंद और जो दूसरा था वो रति मंजरी, ये दोनों के लेखक कौन है, तो कह सकते हैं कि जयदेव थे। कौन थे, जयदेव थे। ये बातें याद रखेंगे, गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक कौन थे, तो जयदेव थे। अगर हम बात करें चंद्रबरदाई के द्वारा, तो चंद्रबरदाई के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो किताब है, चंद्रबरदाई उसके लेखक हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक जो है वो आपको शूद्रक हैं। कौन है, शूद्रक हैं। और लास्ट आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि बुद्धचरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्धचरित्र के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष हैं। देखिए जो भी त्रुटियां होंगी आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन है या कम डिस्कशन है, या स्पीड ज़्यादा है, या फिर समझाने का तरीका अलग है, ये एक बार कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मेरा जो क्लास है वो आप लोगों के लिए समर्पित है, आप लोगों का सारी राय मानी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जो कि 1556 में था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1526 में होता है। 1526 में होता है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देता है 1576 के बारे में। 1576 के बारे में क्या देता है क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में हुआ, जो कि किसके किसके बीच, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। जबकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे उसमें टोटल जो है वो 5 अस्थायी सदस्य है और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस इसके अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें जापान नहीं आता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस हमने बताया था आपको, आप ऐसे कोड कर सकते हैं ABCF और R। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस इसके परमानेंट मेंबर है। भारत जो है वो ये 8वीं बार ये अस्थायी सदस्यता ग्रहण किया है, जो कि इस वर्ष खत्म हो जाएगी। बात करें UNO का स्थापना कब होता है, तो याद रखेंगे UNO का स्थापना जो होता है वो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। कब होता है, 24 अक्टूबर 1945 में होता है UNO का स्थापना होता है। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये अलग बात है, ये 552 हो जाएगी। ठीक है, बात कैसे कैसे बात होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो है वो 545 है। वर्तमान में कितनी है, तो याद रखेंगे 545 है। और जो आपको देखो 552 कैसे होती है, तो 530 और 530 याद रखेंगे, ये 530 और 20 में ये ब्रेक कर जाता है, और प्लस के 2 ये ब्रेक कर जाता है। खैर आगे बताते हैं। ठीक है, 530 जो है वो राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं और 20 जो है वो संघीय निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं। और ये जो 2 थे वो एंग्लो इंडियन था, जो कि 104वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 2020 हुआ। कब हुआ, 2020 हुआ। और उसी के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है बात। वर्तमान में कितनी है सीटें, 545 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हट गया, इसलिए 550 हो सकती है। वहाँ पे लिख करके देगा कि 2020 के अनुसार या उसके पहले के अनुसार। ठीक है, बात समझ के। अब थोड़ा सा बात कर ले कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जो है संसद का सबसे ऊपरी सदन है। ठीक है, हमने आपको एक कोड बताया था, आप याद कर सकते हैं कि सरला आप याद कर सकते हैं, सरला। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद आपके 79 में है, राज्यसभा आपको 80 में है, और लोकसभा आपको 81 अनुच्छेद में है। संसद किस अनुच्छेद में, 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद में थी। ठीक है, तो ये थी आज की ये क्लास। आप लोग ज़रूर कमेंट करके एक बार बताएं कि कैसी लगी आज की मेरी मेहनत और कितना एफर्ट आप लोग गेन कर पाए। ठीक ना,
तो थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो सर सभी लोग एक बार प्लीज़ लाइक कर दें और कम से कम 5 से 7 मित्रों के पास में इसे ज़रूर शेयर करें जो कि पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है ना, ज़रूर शेयर करें। याद रखिए कंटेंट के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग राय जरूर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन रात्रि में 8 बजे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।